बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है जिसको डील करते हैं सेक्शन 13 टू 17। इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। इसमें बेसिकली हम वो केसेस पढ़ेंगे कि जहां पर एक पार्टी अनएबल है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह परफॉर्म करने की, यानी कि वो कुछ हिस्सा उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करने की पोजीशन में है जबकि बाकी हिस्सा जो है वो परफॉर्म वो नहीं कर पाती। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ये प्रोविजंस यहाँ पर क्या कहती हैं कि आया किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या फिर उसका उतना हिस्सा परफॉर्मेबल होगा कि जितना हिस्सा परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें एक हम चलते हैं अपनी मेन प्रोविजंस की तरफ कि इसमें बेसिकली लॉ का क्या कहना है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेक्शन 13। इसमें कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज पार्शियली सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर जो सब्जेक्ट मैटर होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्शियली खत्म हो चुका है, सीज टू एग्जिस्ट हो चुका है। तो उसमें क्या सिचुएशन होगी? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वो कह रहा है कि उसमें जो लिखा हुआ है उससे कता नजर होकर, यानी कि वो जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगी। सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो तीन तरह की सिचुएशन दी गई है। वहां पर एक बात ये हुई है कि जहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है वो वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लें कि भाई फलां बंदे ने आसमान से तारे तोड़कर लाने हैं, तो डेफिनेटली दैट इज एन इम्पॉसिबल थिंग टू डू। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। या कोई कहेगी जी कि जादू के जरिए से आपने खजाना निकाल लेना है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वॉइड है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन उसमें आ जाती है कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ तब वो चीज जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर उसके एसेंशियल्स में से कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो प्रोमिसर है ही इज अनएबल टू डू सर्टेन एक्ट के जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था। तो वहां पर भी जब वो चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी और उसके प्रोमिसर के वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा उस टाइम। जैसे कि अगर एक पार्टी दूसरी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, अब उसके बाद क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो प्रोमिसर था वो इनसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो डेफिनेटली अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, इट विल बिकम वॉइड। और तीसरी सिचुएशन इसके अंदर ये दी गई है कि जहां पर एक बंदा उसको पता था कि ये कंडीशन मैं पूरी नहीं कर सकता, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और वहां पर अगर किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हो तो उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है पार्टी। और ये जो प्रोमिसर है जिसने गलत किया यहाँ पर वो उसको पे करने के लिए लायबल होगा। इसी एग्जाम्पल को आप ले लें शादी वाली को कि वो ऑलरेडी मैरिड है और अंडर द लॉ पॉलीगमी इज प्रोहिबिटेड। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है मैरिज के लिए ए बी से कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, जबकि उसको पता है कि बाय लॉ वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में ये जो केस है यहाँ पर वो कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होगा। अब ये सारी प्रोविजंस यहीं पर मौजूद रहेंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्या कहा गया है कि वो भी हमारे पास ऑप्शंस और सिचुएशंस मौजूद हैं कंपनसेशन लेने वाली। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का कोई केस हो जाएगा तो उसमें फिर क्या सिचुएशन होगी कि अगर एक पार्टी इसी तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, और उस ये चीज उसके नॉलेज में भी है, तो फिर ये प्रोविजंस क्या कहती हैं ये हमें यहाँ पर देखना होगा। तो सेक्शन 13 को कंटिन्यू करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होली इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज अ पोर्शन of its subject matter existing at its date has ceased to exist at the time of the performance। यानी कि क्या हो गया कि एक पोर्शन उस सब्जेक्ट मैटर का वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया जब परफॉर्मेंस का टाइम आया। कहता है कि इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होली इम्पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसको परफॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है, जितना वो परफॉर्म हो सकेगा उतना हम परफॉर्म उसको कर लेंगे। लेट्स से कि अगर एक हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, कि जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो सेपरेबल हैं। ठीक है, हम ये कर लेते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी बेची जा रही है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके साथ एक गैराज भी मौजूद है जो कि उसके साथ एंसिलरी है, साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल का। अब अगले दिन क्या हुआ कि वो जो गैराज था, कोई ऐसी चीज आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, कोई और चीज हो जाती है, वो गैराज वहां से गिर जाता है या फिर वो अब एग्जिस्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल है, यानी कि उन दोनों जो एलिमेंट्स हैं या दोनों जो यूनिट्स हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक गैराज, अगर तो उनको अलग अलग इंजॉय किया जा सकता है और उनमें गैराज जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी इंजॉयमेंट के हवाले से कोई बार नहीं होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम अब भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई पार्टी ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती कि भाई अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, यानी यहाँ पर जो खरीदने वाला होगा वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इनकार नहीं कर सकता सिर्फ गैराज के ना होने की वजह से, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां पर मौजूद है। और जो सेलर है, बेचने वाला है, वो कोर्ट के अंदर जाकर सेक्शन 13 के तहत रेमेडी अपनी क्लेम कर सकता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक हिस्सा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, इसका जो एक पोर्शन है सब्जेक्ट मैटर का, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन जो बाकी इसका पोर्शन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म होना चाहिए। फिर आगे डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, अगर तो कोर्ट उसकी बात समझती है कि ये बेहतर है, इंसाफ पर मबनी है, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड कर देगी, नहीं तो फिर ये केस जो है वो कंपनसेशन का हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेक्शन 14 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई कि जहां पर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, और जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है यानी एक पार्टी अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी, और दैट फॉर्म्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, but the part which must be left unperformed bears only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money। यानी क्या हो गया, बात यहाँ पर वो ये कर रहा है कि जहां पर एक पार्टी अपना पूरा होल ऑफ इस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन जो अनपरफॉर्म पार्ट है, एक तो ये कि वो छोटा सा पोर्शन है, स्मॉल प्रोपोर्शन है, ठीक है, टू द होल इन वैल्यू, और इसके अलावा जो कंपनसेशन इन मनी है वो भी पे की जा सकती है, ठीक है, या फिर वो एडमिट करती है पार्टी कंपनसेशन इन मनी को। द कोर्ट में एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी, अब यहाँ पर उन दोनों में से कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है, सेलर भी कर सकता है और बायर भी कर सकता है, दोनों सूट फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। तो वहां पर कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि भाई जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है उतना परफॉर्म करें, ठीक है, और बाकी के लिए कंपनसेशन ले लें। अब इसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी अ पीस ऑफ लैंड कंसिस्टिंग ऑफ 100 मरलास। अब ए जो है वो बी को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं 100 मरले जमीन तुम्हें बेचूंगा। इट टर्न्स आउट दैट 98 मरलास ऑफ द लैंड बिलोंग टू ए। अब पता चला ट्रांजैक्शन के टाइम के 98 मरले उसकी अपनी है, एंड द टू रिमेनिंग मरलास टू अ स्ट्रेंजर, दो मरले किसी और की है, हु रिफ्यूजेस टू पार्ट विद देम, जो कहता है कि भी मैं नहीं बेचूंगा। The two marlas are not necessary for the use or enjoyment of the 98 marlas। अब वही बात जो मैंने पहले कही कि उन दो मरलों की हमें जरूरत नहीं है इस 98 मरला के इंजॉयमेंट के लिए, जैसे पिछले एग्जांपल में वो गिराज वाली मैंने बात की थी। Nor so important for such use of enjoyment that the loss of them may not be made good in money। यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा कि जो पैसों से पूरा ना हो सके, ठीक है। A may be directed at the suit of B to convey to B the 98 marlas and to make compensation to him for not conveying the two remaining marlas। अब यहाँ पर B जो खरीदार है
वो कोर्ट के अंदर चला जाता है और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करता है। वो कहता है जी कि 98 मरलास मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ और बाकी जो दो के हवाले से बात है वो मैं कंपनसेशन ले लूंगा। Or B may be directed at the suit of A to pay to A on receiving the conveyance and possession of the land the stipulated purchase money less a sum awarded as compensation for the deficiency। या फिर अगर क्या है जी, A सूट फाइल करता है जो बेचने वाला है, ठीक है, हो सकता है कि B इनकार कर दे कि जी आपने तो 100 का कहा था तो ये 98 मर लिया तो मैं नहीं लेता हूँ। तो फिर उस सूरत में जो सेलर है वो सूट फाइल करेगा, ठीक है, और फिर वहां पर कोर्ट ये कह सकती है कि भाई 98 मरलाज आप ले लें, ठीक है, और बाकी जो आप 2 मरले की आपने कंपनसेशन लेनी थी, ठीक है, उतने पैसे आप कम दे दें और उस बंदे से वो जमीन खरीद लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो जाएगी, यानी कि मनी लेस अ सम अवॉर्डेड एज कंपनसेशन फॉर द डेफिशिएंसी, यानी कि अगर 50,000 उसने कंपनसेशन लेनी थी तो 50,000 उसको वो कम पे करके तो जमीन खरीद लेगा। इसी तरीके से इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ अ हाउस एंड लैंड्स फॉर 2 लाख ऑफ रुपीज इट इज एग्रीड दैट पार्ट ऑफ द फर्नीचर शुड बी टेकन एट अ वैल्यूएशन। अब यहाँ पर एक घर की सेल परचेज है 2 लाख रुपए के लिए और वहां पर फर्नीचर की भी बात है कि भाई पार्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी टेकन एट अ वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन होगी और फिर फर्नीचर का भी बंदोबस्त किया जाएगा। The court may direct specific performance of the contract notwithstanding the parties are unable to agree as to the valuation of the furniture, ठीक है, and may either have the furniture valued in the suit and include it in the decree for specific performance or may confine its decree to the house। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये हो रही है कि ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वैल्यूएशन उस फर्नीचर की कोर्ट ही कर देगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ घर की सेल और परचेज की हद तक हो जाएगी, ठीक है। यानी देखें ना कि अगर मैं हूं, मैं अपना मकान सेल करता हूं, मैं कहता हूं जी कि मैंने फर्नीचर भी साथ बेचना है, अब फर्नीचर के हवाले से कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये बेहतर होगा कि फर्नीचर नहीं होता तो ना हो, कम से कम घर की हद तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेपरेबल चीजें हैं और घर की इंजॉयमेंट के लिए फर्नीचर जरूरी नहीं है, वही बात जो हम पहले से करते आ रहे हैं। सेक्शन 15 है, अब ये दूसरी सिचुएशन इसने दे दी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो लार्ज है, बड़ा हिस्सा है। कहता है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इस पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द होल। वहां पर समाल पोर्शन था 14 में, 15 में कंसिडरेबल पोर्शन है। और does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, ठीक है। अब वहां पर हमने पढ़ा था कि दोनों पार्टी सूट फाइल कर सकती हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रोमिसर है जिसकी गलती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा, ठीक हो गया। बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी, अदर पार्टी का मतलब वो पार्टी जिसको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो पार्टी फिर भी चाहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूं तो वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसको मैं दोबारा पढ़ूं, बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform। अब यहाँ पर जो डिफॉल्टर पार्टी है उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है वो कहती है कि अच्छा चलो नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो फिर वो कोर्ट उसको डायरेक्शन इशू कर सकती है डिफॉल्टर को कि भाई वो बंदा तैयार है तो आप भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दें, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ relinquishes all claim to further performance। लेकिन अब उसके साथ कंडीशन ये होगी कि जो प्लेंटिफ है जिसको नुकसान हो रहा है वो अपने तमाम क्लेम्स को relinquish करेगा, छोड़ देगा, एंड ऑल राइट टू कंपनसेशन either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसको कुर्बानी ये देनी होगी कि एक तो रिलिंक्विश करेगा फर्दर परफॉर्मेंस के भाई जितना परफॉर्म करें ठीक है आप उतना ही करें, मजीद हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो राइट टू कंपनसेशन है आइदर फॉर द डेफिशिएंसी और फॉर द लॉस और डैमेज, ठीक है। तो हर तरह की जो कंपनसेशन है वो उसको
छोड़नी होगी। ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, डेफिशिएंसी की, उसका जो कंपनसेशन था वो भी छोड़ना है, और इसके अलावा अगर कोई फर्दर उसको डैमेज या लॉस कॉज होता है वो भी उसको छोड़ना है। ठीक है, थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट। इन कंडीशंस को अगर वो मान लेता है तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेगा और कहेगा कि ऑल दो मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, और जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है वो काफी लार्ज है, लेकिन फिर भी मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, तो फिर कोर्ट इस हवाले से डिक्री इशू कर देगी या कर सकती है। इसकी भी इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टू बी अ पीस ऑफ लैंड कंसिस्टिंग ऑफ 100 मरलास. It turns out that 50 merlas of the land belong to A and the other 50 merlas to a stranger who refuses to part with them. बिल्कुल पीछे वाली एग्जांपल है, वहां पर 2 मरलास उसके नहीं थे, यहाँ पर 50 मरले उसके नहीं है। A cannot obtain a decree against B for the specific performance of the contract. अब यहाँ पर A जिसकी गलती है, ठीक है, वो तो नहीं कर सकता कुछ भी, बट इफ B is willing to pay the price agreed upon and to take the 50 मरलास which belong to A, ठीक है, लेकिन बी जो खरीदार है वो कहता है कि अच्छा चलें फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, मैं प्राइस पे करता हूं, ठीक है, और 50 मरले मैं ले लूंगा, waiving all right to compensation either for the deficiency or for loss sustained by him through A's neglect or default. लेकिन क्या होगा कि उसको तमाम अपने जो राइट्स हैं वो वेव करने पड़ेंगे, कंपनसेशन के जो राइट्स हैं, ठीक है। B is entitled to a decree directing A to convey those 50 bigas मरलास to him on payment of the purchase money, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी यूनिट है लैंड का बिगास, इसके जगह आप मरला भी यूज कर सकते हैं और मरले की जगह बिगा यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ठीक हो गया, तो यहाँ पर फिर वो 50 मरलास की हद तक कोर्ट डिक्री इशू कर देगी और जो बायर है वो परचेज मनी दे देगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टू बी एंड स्टेट विद अ हाउस एंड अ गार्डन फॉर लैक ऑफ रुपीज। हाउस और गार्डन दोनों चीजें एक ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से सेल कर रहा है ए बी को 1 लाख रुपए के इवज। द गार्डन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर गार्डन हाउस की इंजॉयमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। इट टर्न्स आउट दैट ए इज अनएबल टू कन्वे द गार्डन। बाद में पता चला कि गार्डन तो वो कन्वे नहीं कर सकता। ए कैन नॉट ऑब्टेन अ डिक्री अगेंस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बी क्या है जी, अगर वो बी इनकार कर दे खरीदने वाला कि भाई आपने तो गार्डन का भी कहा था तो अब तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो ए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ए की गलती है। But if B is willing to pay the price agreed upon and to take the state and house without the garden, लेकिन अगर B willing है कि उस गार्डन के बगैर वो घर लेने के लिए तैयार है, waiving all right to compensation either for the deficiency or for loss sustained by him through A's neglect or default, B is entitled to a decree directing A to convey the house to him on payment of the purchase money. तो वहां पर फिर जो बायर होगा वो उसको पैसे देकर वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है और इस हवाले से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 16 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल होगा, ठीक है, और एक हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है अपेरेंटली, और एक हिस्सा अगर परफॉर्म ना किया जाए तो दूसरे हिस्से के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, कि जहां पर एक पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम सिर्फ उसको लें, ठीक है, कैन एंड ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो पार्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फुटिंग पर है दूसरे हिस्से से, दूसरे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, विच कैन नॉट और ऑट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म। जो हिस्सा स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता, द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट, यानी कि फॉर्मर पार्ट जो कि इंडिपेंडेंट फुटिंग पर है और वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल है, कोर्ट कहेगी कि आप वो वाला परफॉर्म कर दें, और जो हिस्सा स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं है कोर्ट कहेगी कि वो हिस्सा आप रहने दें। ठीक है, जैसे कि अगर सिचुएशन हो सकती है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं।
अब उसके अंदर जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो एडजेसेंट नहीं है, इंटरलिंक्ड नहीं है, इंटरमिंगल्ड नहीं है, दोनों को अलग अलग एंजॉय किया जा सकता है। अब यानी मतलब ये हो गया कि वो जो इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर प्रॉपर्टी ए जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से जो प्रॉपर्टी बी है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के हम दो हिस्से कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट का दूसरी प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल है, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है, कोर्ट कह देगी कि भाई इस हद तक आप ये स्पेसिफिक परफॉर्म कर लें, और जो बाकी पार्ट है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसमें नहीं हो सकती उसके हवाले से आप कंपनसेशन ले लें, जो पार्टी वहां पर नुकसान उठा रही होगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब लास्ट में वो कहते हैं बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ द थ्री लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस। अब यानी सेक्शन 17 एक लिमिटाइज कर रहा है प्रोविजंस को। इसमें वो कहते हैं कि जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डायरेक्शन नहीं देगी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के लिए, एक्सेप्ट इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ द थ्री लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। यानी कि यही जो हमने तीन सेक्शंस पढ़े हैं 14, 15 और 16 पार्ट परफॉर्मेंस के हवाले से, वहां पर जो प्रोविजंस लिखी हुई हैं उन्हीं तरीकों में, उन्हीं केसेस में, उन्हीं सिचुएशंस में पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। पार्ट परफॉर्मेंस हम कोर्ट से जाकर मांग सकते हैं, इनके अलावा कोई केसेस जिन उसके अंदर पार्ट परफॉर्मेंस एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दी हैं, इलस्ट्रेशंस भी दी हैं, ताकि वो बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।